पुराने जमाने की बात है। एक गांव में एक किशोर नाम का व्यक्ति था। वह अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसके पास पैसा ज्यादा नहीं था, लेकिन सुख सुविधा के बिना भी उन दोनों में प्रेम बहुत था। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, सुनिए जी, आज मेरा लड्डू खाने की बड़ी इच्छा हो रही है। देसी घी, बेसन और गुड़ मिल जाता तो मैं लड्डू बना लेती। किशोर ने कहा, बस इतनी सी बात, मैं तुम्हारे को शाम को लड्डू का सामान ला के दूंगा, हम शाम को लड्डू खाएंगे। जबकि किशोर के पास पैसे की व्यवस्था नहीं थी। वो ये कहकर अपनी पत्नी के लिए लड्डू के सामान की व्यवस्था करने चल दिए। वो घर से निकल तो गया, लेकिन उसे ये नहीं पता था जाना कहाँ है, उसकी मंजिल कहाँ है। क्योंकि उसके पास तो पैसे नहीं थे, तो बाजार में तो बिना पैसे के सामान मिलेगा नहीं। वो ये सोचकर परेशान था कि मैंने बीवी को हाँ तो कर दिया, लेकिन मैं उसकी इतनी छोटी सी इच्छा पूरी करने के काबिल भी नहीं। मेरे पास तो पैसे ही नहीं कि मैं घी, बेसन और गुड़ खरीद सकूं। मैं उसकी इच्छा कैसे पूरी करूंगा? वो ये सोचता हुआ चले जा रहा था। तभी उसको अपने एक बचपन के दोस्त की याद आई। उसने सोचा, चलो उसके पास चलते हैं। एक दोस्त ही तो दोस्त के काम आता है। आज मैं उससे मदद ले लेता हूँ, जब उसको जरूरत होगी तो मैं उसकी मदद कर दूंगा। किशोर की रफ्तार में तेजी आ गई, चेहरे पे मुस्कान आ गई। वो अपने दोस्त के घर पहुंचा। वो अपने दोस्त के घर पहुंच जाता है। दरवाजा खटखटाता है। उसका दोस्त उसको देखकर अचंभित हो जाता है, क्योंकि वे बहुत लंबे समय से नहीं मिले थे। उसका दोस्त उसको बैठाता है, पूछता है, भाभी कैसी है? तो वो कहता है, भाभी सही है। ऐसे ही थोड़ी देर बातचीत होती है। फिर वो कहता है कि मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। तो उसका दोस्त कहता है, अरे भाई, मैं क्या बताऊं, मेरे पास तो पैसे है ही नहीं। वो उसकी स्थिति को भाप जाता है। उसको लगता है पता नहीं ये पैसे लौटा भी पाएगा कि नहीं। अब वो उसका दोस्त बताता है कि आज मेरी बीवी का भी मीठा खाने की बड़ी इच्छा थी, लेकिन मेरे पास पैसे ही नहीं थे, क्योंकि अभी फसल पककर तैयार नहीं हुई और पिछला जो था वो सब खत्म हो गया। तो जो किशोर होता है वो कहता है, मैं तुम्हारी परिस्थिति को समझ सकता हूँ। मुझे नहीं पता था कि तुम भी मेरी ही परिस्थिति से गुजर रहे हो, नहीं तो मैं तुम्हें मांग कर कभी भी शर्मिंदा नहीं करता। तो उसका दोस्त कहता है, आज तो मेरे पास इतना भी भोजन नहीं कि मैं तुम्हारे को भोजन करा सकूं। तभी पीछे से उसके दोस्त की पत्नी की आवाज आ जाती है, अरे सुनते हो, आ जाओ, खीर ठंडी हो रही है। ये सुनकर किशोर चौंक जाता है। तब उसका दोस्त बात संभालते हुए कहता है, अरे यार, घर में खिचड़ी बनी है, तेरी भाभी को खीर खाने की इच्छा थी, तो अब खिचड़ी को ही खीर समझ के खा लेंगे, और भोजन इतना भी नहीं कि मैं तुम्हें परोस सकूं। किशोर कहता है, कोई बात नहीं, और वो वहां से चला जाता है। लेकिन उसके मन में विचारों का सैलाब उमड़ रहा होता है। वो सोचता है, क्या सच्ची में इसके पास पैसे नहीं थे, या इसने मुझे जानबूझकर नहीं दिए? वैसे घर में कुछ मीठा बनने की खुशबू तो आ रही थी। वो इसी उधेड़-बुन में चला जा रहा होता है। वो सोचता है, क्या करूं? क्या मैं अपनी पत्नी की इतनी सी इच्छा भी पूरी नहीं कर सकता? वो चल रहा होता है, तभी उसको रास्ते में एक जगह बहुत बड़ा आयोजन दिखाई देता है। तो वो वहां गांव वालों से पूछता है, यहाँ क्या हो रहा है? तो वो बताते हैं कि यहाँ के जो जमींदार साहब है, उनके बेटे की सगाई है, और कल यहाँ पर भव्य भोज रखा गया है। पूरे गांव वालों को आमंत्रित किया गया। तो वो सोचता है, क्या ये मेरी समस्या का समाधान हो सकता है? तो वो सोचता है, नहीं, लेकिन मेरी बीवी के लड्डू खाने की इच्छा तो आज है, तो ये मेरी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, एक विचार कौनता है, और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। वो एक दुकानदार के पास जाता है और कहता है, सेठ जी राम राम। तो दुकानदार कहता है, राम राम भाई, तुम कौन हो? तो वो बताता है कि मैं ना यहाँ के जमींदार के यहाँ से आया हूँ। आपको तो पता होगा, उनके घर पे भव्य आयोजन है। सेठ जी खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं, हाँ हाँ, पता है कि भव्य आयोजन हो रहा है, उनके बेटे की सगाई हुई है। तो वो कहता है, बस मैं उसके लिए ही बेसन लेने आया हूँ। आपके पास कितने बोरी बेसन मिल जाएगा? तो सेठ कहता है, आपको कितना चाहिए, मिल जाएगा। तो किशोर कहता है, हम आपके यहाँ से बोरियां उठा लेंगे, बस थोड़ा सा नमूने के तौर पे बेसन दे दीजिए, जिससे क्वालिटी और गुणवत्ता की जांच हो सके। वो दुकानदार खुशी खुशी उसको बेसन दे देता है, और किशोर वहां से चला जाता है। किशोर सोचता है, चलो बेसन की व्यवस्था तो हो।
अब वो दूसरे दुकानदार के पास जाकर इसी तरीके से घी कहता है, सेठ जी राम राम। दुकानदार कहता है, राम राम भैया, तुम कौन हो? तो वो बताता है कि मैं जमींदार के यहाँ से आया हूँ और मुझे थोड़ा सा नमूने के तौर पर घी चाहिए। तो वो सेठ जो होता है वो गुस्सा हो जाता है। वो कहता है, घी लेना है तो लो, कल ही तो दिया था, अगर तुम्हारे को घी पसंद नहीं आया तो कोई बात नहीं। किशोर के पास शब्द नहीं होते कहने को, उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या कहे और चुपचाप वहां से चला जाता। वो अगले दुकानदार के पास पहुंचता है। उसको लगता है कि अब कैसे मांगे, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता क्योंकि उसको अपनी बीवी की इच्छा पूरी करनी थी। अगले दुकानदार के पास जाके घी मांगता है और वही कहानी सुनाता है कि मैं जमींदार के यहाँ से आया हूँ और भव्य आयोजन किया जा रहा है, उसके लिए घी का नमूना चाहिए। वो दुकानदार उसको केतली में घी डालकर दे देता है और वो वहां से चला जाता है। इसी तरीके से वो एक गुड़ के व्यापारी के पास पहुंचता है। वहां जाकर भी वो यही कहता है कि कल जमींदार के यहाँ पर आयोजन है और नमूने के तौर पर गुड़ चाहिए। वो दुकानदार भी खुशी खुशी उसको गुड़ दे देता है। इस तरीके से किशोर के पास सब व्यवस्था हो जाती है। गुड़ भी मिल गया, बेसन भी मिल गया और घी भी मिल गया। वो खुशी खुशी अपनी बीवी के पास पहुंच जाता है। उसकी बीवी सारा सामान देखकर बड़ी खुश हो जाती है। वो कहती है, अरे आप तो सारा सामान ले आए, मैं तो सोच रही थी आप मजाक कर रहे हैं। अब तो मैं देसी घी के लड्डू बनाऊंगी और मिलकर खाएंगे। किशोर खुशी अपनी बीवी की खुशी देखकर खुश हो जाता है। उसकी बीवी लड्डू बनाती है और वो खाने बैठते हैं। रात का समय हो रहा होता है। तो वो कहता है, अभी नहीं खाते लड्डू। तो उसकी पत्नी गुस्सा हो जाती है, अभी नहीं खाते, क्यों भाई? तो वो कहता है, आज मैं अपने एक दोस्त के पास गया था, उसकी बीवी का भी मीठा खाने का बड़ा मन था, कहीं ये ना हो वो आ जाए और हमारे लड्डू लेके चला जाए, फिर हमें पेट भर के लड्डू नहीं मिलेंगे। तो उसकी बीवी कहती है, फिर क्या करें? उसकी बीवी कहती है कि लाइट बंद कर देती है, दीपक को बुझा देती है, कहती है अब सबको लगेगा हम सो गए हैं, अब हम आराम से लड्डू खाएंगे। लेकिन कमाल होता है, उस राज्य का जो राजा होता है वो वेश बदल के वहीं निकल रहा होता है। उसको खुशबू आ जाती है लड्डुओं की, उससे रहा नहीं जाता और वो गेट पर आकर खड़ा हो जाता है और वो उनकी बातें सुनने की कोशिश करता है और वो सारी बातें सुन लेता है कि भाई लड्डू बने अंदर। उसको ये नहीं पता चलता कि वो लड्डू किसी को देना नहीं चाहते। अंधेरा तो हो ही रहा होता है। वो चुपके से गेट खोलकर अंधेरे में जाकर लड्डुओं पर हाथ साफ करना शुरू कर देता है। लड्डू खा रहे होते हैं किशोर, किशोर की पत्नी और छुपके से राजा साहब। कमाल होता है, दो दो लड्डू ही हाथ में आते हैं, राजा गप गप करके लड्डू खा जाता है। लड्डू बहुत टेस्टी होता है। तो उसकी पत्नी गुस्से से कहती है, अरे मैंने तो दो ही लड्डू खाए हैं और सारे लड्डू तुम चट कर गए। किशोर कहता है, मैंने भी ज्यादा लड्डू तो नहीं खाए, ये लड्डू खत्म कैसे हो गए? उसकी बीवी गुस्से में दिया जला देती है। तो देखती है दो जनों के बीच में तीसरा बैठा है। किशोर पूछता है, आप कौन महाशय जी, आप कहाँ से आ गए? तो वो बताता है कि मैं मेहमान हूँ, लड्डुओं की खुशबू सूंघ कर रहा नहीं गया और मैं आपके बीच में आकर लड्डू खा गया, क्षमा कीजिएगा। किशोर कहता है, क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है, मेहमान तो भगवान का रूप होता है, लेकिन आप अनजाने में मेरी बीवी की खुशी के बीच में आ गए। मैंने बड़ी मुश्किल से ये सामान जुटाया था। तो राजा उनको सोने की स्वर्ण मुद्राओं की थैली देने लगता है। तो किशोर मना कर देता है, कहता है मेहमान भगवान का रूप होता है और हम मेहमान को भोजन कराने के पैसे नहीं लेते। तो राजा कहता है, अच्छा तुमने लड्डू के लिए क्या क्या मेहनत करी, ऐसा क्या किया तुमने कि लड्डू के लिए मेहनत करनी पड़ी भाई? तो किशोर कहता है, मेरे पास मेरी बीवी की इच्छा पूरी करने के लिए पैसे नहीं थे। और वो राजा को सब सच सच बता देता है कि कैसे उसने दुकानदारों से झूठ बोला, कैसे घी की व्यवस्था हुई, कैसे बेसन की हुई और कैसे गुड़ की व्यवस्था हुई। और एक दुकानदार ने तो उसको फटकार भी लगाई जब जाके उसको ये लड्डू मिले। तो राजा थोड़ा शर्मिंदा होता है कि वो अनजाने में पति और पत्नी के प्यार के बीच में आ गया। तो वो कहता है, तुम्हें इतना परेशान होने की क्यों जरूरत थी? अपने राजा साहब जो है वो बड़े ही दयालु है, तुम अगर उनसे जाके कहते तो वो आपको ऐसे ही दे देते। ऐसे करना, कल सुबह उठते ही तुम राजा साहब के पास जाना। और वो मेहमान वहां से चला जाता है।
किशोर और उसकी पत्नी सोचते ये कौन था, अचानक आया अचानक चला गया, और कल कह रहा है राजा साहब से जाकर मिलना। राजा साहब से जाकर मिलकर क्या होगा? दोनों इसी उधेड़बुन में रहते हैं और सो जाते हैं। सुबह का समय होता है, उसकी पत्नी कहती है कि तुम राजा साहब के पास जाओ। किशोर थोड़ा हिचकिचाता है, वो कहता है मैं राजा साहब के पास जाकर कहूंगा क्या, कैसे पैसे मांगूंगा या क्या बताऊंगा? तो उसकी पत्नी कहती है रात को जो मेहमान आए थे उन्होंने कहा था कि आप राजा साहब के पास जाना, तो एक बार आप जाकर तो देख लो, आपका जाने में क्या फर्क पड़ता है। तो वो कहता है ठीक है मैं जाता हूँ, वो अपनी पत्नी की बात मान जाता है। तो उसकी पत्नी कहती है खाली हाथ जाना सही नहीं रहेगा, एक काम कीजिए आप कोई तोहफा लेके जाइए। किशोर कहता है मैं और राजा के लिए तोहफा लेके जाऊं, अपने पास पैसे नहीं है, अपन राजा को क्या तोहफा दे सकते हैं? उसकी पत्नी बोलती है अब सोचना तो पड़ेगा यार, खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लगता। उसकी पत्नी ने 2 दिन पहले कबूतर पकड़ा होता है अपने से बातचीत करने के लिए कि मैं खाली समय में इससे बतिया लिया करूंगी। तो वो कबूतर निकाल के देती है अपने पति को और कहती है आप इसे ले जाओ। तो उसका पति पूछता है कि ये तुम्हारे पास कैसे आया? वो बताती है कि छत पर से मैंने पकड़ा था अपना साथी बनाने के लिए। आप चले जाते हैं तो मैं खाली समय में परेशान हो जाती हूँ, तो मैंने सोचा मैं इसके साथ बातें कर लूंगी। तो किशोर कहता है ये तुम्हारा साथी है, मैं इसको राजा के पास नहीं लेके जा सकता। उसकी पत्नी कहती है कोई बात नहीं, राजा को तोहफा देना ज्यादा जरूरी है, आप इसको ले जाइए। जब वो बहुत ज्यादा दबाव देती है तो किशोर उसको लेकर चला जाता है। रास्ते में यही सोच रहा होता है क्या होगा क्या नहीं होगा। जब राजा रात को घर पहुंचा होता है तो उसने पहले ही पहरेदार को बोल दिया होता है कि कल किशोर नाम का व्यक्ति आएगा, आप उसको बिना कुछ सवाल करे मेरे पास ले आना। लेकिन किशोर को तो ये सब पता नहीं होता, उसके मन में तो यही उधेड़बुन चल रही होती है कि आज मैं महल जाऊंगा, क्या कहूंगा राजा साहब से, वहां जाकर क्या होगा। राजा का महल लगा होता है, तभी एक द्वारपाल आकर बताता है कि पास वाले राज्य के दूत आए हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। तो जो दूत आता है उसको राजसभा में पेश किया जाता है। तो वो कहता है कि हमारे राजा साहब ने आपको एक सांकेतिक संदेश भेजा है और वो इसका जवाब चाहते हैं। वो दूत क्या करता है, एक कपड़े से गोला बना देता है और गोले के बाहर कुछ दाने बिखेर देता है और कहता है इसका जवाब चाहिए। किसी को कुछ समझ नहीं आता कि इसका क्या जवाब, और वो राज्य इस राज्य से 50 गुना अधिक शक्तिशाली होता। राजा सोचता है अगर मैंने इसका गलत जवाब दे दिया तो मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकता हूँ, इसीलिए मुझे बड़ा सोच समझ के जवाब देना होगा। अपने सभी जो भी समझदार लोग होते हैं उनसे पूछता है कि इस समस्या का क्या समाधान है, क्या जवाब देना चाहिए। किसी को कुछ समझ नहीं आता, सबकी नजरें राजा पर टिकी होती है कि अब तो हमारे राजा साहब भी इस संदेश का कुछ जवाब देंगे। इतने में किशोर आता है, द्वारपाल उसको लेकर अंदर जाता है। जब किशोर उस व्यक्ति को राजा के वेश में देखता है तो चौंक जाता है और कहता है अरे मित्र तुम। राजा कहता है क्षमा करना मित्र, मैं किसी मुसीबत में पड़ गया था, इसीलिए तुम्हारे आने का ध्यान नहीं रहा और मैं तुम्हारे लिए कोई व्यवस्था नहीं कर पाया। किशोर कहता है कोई बात नहीं, पहले तो मुझे क्षमा कर दीजिए कि मैंने कल आपको अजनबी समझकर कुछ अपशब्द कह दिए हो या मेरी पत्नी ने कुछ अपशब्द कह दिए तो उनको क्षमा करना। तो महाराज कहते हैं नहीं नहीं, तुमने तो मेरा बहुत अच्छे से स्वागत किया, बल्कि मैं ही तुम्हारी खुशी के बीच में आ गया। ये सब बातें उन दोनों के बीच चल रही थी, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि रात का किस्सा तो किसी को पता ही नहीं था कि रात को क्या हुआ। तो उन दोनों की बातों का अर्थ किसी को समझ नहीं आ रहा था। तो किशोर कहता है दोस्त तुम किस मुसीबत में हो, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? तो राजा सोचता है कि ये ग्रामीण व्यक्ति मेरी क्या मदद करेगा, लेकिन जब किशोर दबाव देता है कि तुम मुझे अपनी परेशानी तो बताओ, तो वो बता देता है कि इस तरीके से ये सांकेतिक जवाब आया है और मुझे इसका जवाब देना। तो किशोर उस बात को खूब सोचता है, फिर अपनी झोले में से कबूतर निकालता है, कबूतर को उस गोले के बीच में छोड़ देता है। कबूतर आसपास के सारे दाने चुग लेता है। तो जो दूत होता है वो कहता है मुझे आपका जवाब मिल गया और हमारे राजा साहब यही देखना चाहते थे कि आपके राज्य में कोई समझदार व्यक्ति है कि नहीं। मुझे ये जानकर हर्ष हुआ कि आपके राज्य में समझदार व्यक्ति है। हमारे राजा ये जवाब सुनकर बहुत ही प्रसन्न होंगे। और वो दूत वहां से चला जाता है।
फिर जो राजा होता है वो किशोर से पूछता है कि ये क्या सवाल था और तुमने इसका क्या जवाब दिया। तो वो बता देता है कि वो लाल कपड़ा जो घेरा था वो नाकाबंदी थी कि वो राजा हम पर आक्रमण कर देगा, और वो दाने उस सेना के प्रतीक थे। तो मैंने जो जवाब दिया वो ये था कि हम आपसे डरते नहीं है, हम भी मुकाबला करने को तैयार हैं। तो राजा बड़ा ही खुश होता है कि तुमने सही समय पर आकर सही जवाब दिया। लेकिन राजा पूछता है तुम कबूतर क्यों लेके आए? तुम्हें क्या पता था पहले से ये होने वाला है? तो वो बता देता है कि नहीं नहीं, ये तो मेरी पत्नी ने आपको तोहफे के रूप में देने के लिए बोला था। वो बताता है कि ये मेरी पत्नी का साथी था, उसने पकड़ा था और आपको स्पेशली तोहफे में देने के लिए कहा है। राजा बहुत प्रसन्न होता है और उसके उस तोहफे को देकर बड़ा ही खुश होता है, जिसने आज उस राज्य की शान बचा ली। राजा उस कबूतर को शाही कबूतर घोषित कर देता है और किशोर को अपना सलाहकार नियुक्त कर लेता है, और दोनों की दोस्ती और मजबूत हो जाती है। किशोर और उसकी पत्नी को महल में ही रहने की जगह दे दी जाती है। इस तरह एक पति पत्नी का प्यार उनकी किस्मत को पलट देता है।